रात के सन्नाटे में जब मैं पेशाब करने उठा तभी अचानक कुछ ठंडा सा मेरे जिस्म से लिपटा। अगले ही पल जोर का दर्द हुआ। नीचे देखा तो एक लंबा सा सांप मेरे ऊपर लिपटा हुआ था। मैं घबरा गया। तुरंत पास रखा दरांती उठाई। आज तेरा गेम खत्म। जैसे ही वार करने वाला था तभी वो सांप अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। वो धीरे से बोली, मैं आज अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। अगर तू मेरी मदद करेगा, मुझे घर ले जाएगा तो मैं बड़ी होकर तेरी पत्नी बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। इतनी सुंदर लड़की और सीधा ऐसा ऑफर। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। मैंने उसे अपनी जेब में छुपाया और चुपचाप घर ले आया। लेकिन अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग हाथ में मशाल लेकर चिल्ला रहे थे। किसी ने हरी रंग की स्नेक देखी क्या? वो खतरनाक है, पूरा गांव खत्म कर देगी। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया ये उसी के बारे में बोल रहे हैं। मैं जल्दी से उसे छुपाने लगा, लेकिन तभी दादाजी दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। कल रात कुछ गलत चीज घर लाया है क्या? मैंने हकलाते हुए कहा। ना नहीं दादा। पर दादा माने नहीं। उन्होंने कहा कंबल हटाओ। उस समय मेरी हालत खराब थी क्योंकि वो हरी स्नेक मेरे पैंट के अंदर छुपी हुई थी। उसकी ठंडी चमड़ी मेरी स्किन से चिपकी हुई थी। अगर दादा को पता चल जाता तो मेरा गेम ओवर था। लेकिन किस्मत अच्छी थी, दादा ने चेक किया और कुछ समझ नहीं पाए। वो बाकी लोगों के साथ चले गए। 1 महीना बीत गया। अब वो स्नेक पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। मैंने कहा अब तू चली जा, लेकिन वो मानी ही नहीं। अचानक वो एक बेल्ट में बदल गई और मेरी कमर में लिपट गई। अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अब दिन में हम साथ खेलते और रात में वो मेरे पास ही रहती। फिर आया मेरा 12वां जन्मदिन। उस रात दादाजी ने आंगन में 7 तलवारें गाड़ दी और मुझे बोले आज रात तेरा असली टेस्ट है। अगर तू बच गया तो जिंदा रहेगा, नहीं तो ये तेरी किस्मत। मैं डर गया। ये सब क्या है दादा? दादा बोले तेरा जन्म कोई नॉर्मल नहीं है, तू एक स्पेशल ब्लड लाइन से है। आज रात तेरे शरीर पर बहुत सारी आत्माएं कब्जा करने आएंगी। ये सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। दादा ने कहा तू बस इस ताबूत कॉफिन में छुप जा और बाहर मत निकलना। मैं ताबूत में लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक मेरी कमर में बंधी बेल्ट चमकने लगी और फिर वो फिर से स्नेक बनकर मेरी गोद में आ गई। उसके शरीर से हल्की सी खुशबू आ रही थी जिससे ताबूत की सड़ी बदबू गायब हो गई। रात गहरी होती गई। बाहर तूफान, हवा की आवाज और अचानक थक 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 कोई ताबूत को पीट रहा था। फिर आवाजें आने लगी, रोने की, चिल्लाने की, हमें अंदर आने दे। लेकिन मैं डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। मैं बस उस स्नेक को पकड़कर लेटा रहा और अजीब बात, मुझे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली दादा भागते हुए आए। बड़ा हादसा हो गया। पूरे गांव में रात भर में 6 लोग मर गए। मैं कांप गया। कैसे? दादा बोले सबके शरीर पर अजीब निशान थे। हाथ और माथे पर कुछ उग आया था। मैं ये सुन ही रहा था। तभी मेरी कमर में बंधी बेल्ट हल्की सी हिली और मेरे कान में धीरे से आवाज आई, अब असली प्लान शुरू होगा। मुझे अचानक याद आया जब मैंने उसे बचाया था उसके शरीर पर कई घाव थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कहीं ये सब उसी का काम तो नहीं? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, नहीं ये कैसे हो सकता है? मैं तो पूरी रात उसे पकड़कर कॉफिन में सोया था। वो बाहर गई ही नहीं। तभी दादाजी ने अचानक मेरी तरफ घूरते हुए पूछा, वो स्नेक तूने ही छुपाई है ना? मेरे पैर कांप गए। मैं एक कदम पीछे हट गया। तभी थप्पड़ दादा ने जोर से मारा। मैं कब से देख रहा हूँ तेरे शरीर से औरतों जैसी खुशबू आ रही है, अब भी छुपाएगा? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सारी बात सच सच बता दी। लेकिन एक बात साफ थी, मैं उसे दादा को नहीं देने वाला था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी कमर हल्की हो गई थी। मैंने नीचे देखा, वो बेल्ट गायब थी। मेरी सांस अटक गई। दादा भी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पहले कॉफिन देखा, फिर पूरे घर में सर्च शुरू कर दी। मैं भी उनके साथ ढूंढने लगा, लेकिन अंदर से बस एक ही प्रेयर कर रहा था, भगवान दादा उसे ना ढूंढ पाए। हमने पूरा घर उलट पुलट कर दिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दादा का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं। अगर वो तुझे टारगेट कर चुकी है तो आज रात तेरा गेम ओवर है। मैं गुस्से में बोला, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दादा चुप हो गए। अचानक उन्होंने एक मोटी सी लकड़ी उठाई और मुझे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मैं भाग रहा था, लेकिन वो पीछे पीछे मारते जा रहे थे और साथ में हवा में बोल रहे थे, माफ करना बच्चा है, समझ नहीं पाया, गलती हो गई। करीब आधे घंटे तक बस मार ही पड़ती रही और आखिर में मैं बेहोश हो गया। आधी रात अचानक तेज दर्द से मेरी आंख खुली। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्रीक चांदनी की हल्की रोशनी में एक परछाई अंदर आई। मैंने मुश्किल से पूछा कौन है? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से आगे बढ़ी और कमरे की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी जली मैंने जो देखा, मेरी सांस रुक गई। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सफेद चमड़ी, चमकती आंखें और चेहरा जैसे कोई परी हो। मैं बस उसे देखता ही रह गया। मैं हकलाते हुए बोला, आप कौन हो? दादा को ढूंढ रही हो क्या? वो हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैं घबरा गया, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तू मुझे जानता है? वो मेरे पास बैठ गई और मेरे घावों पर हाथ रखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। बहुत दर्द हो रहा है ना? मैंने जिद में कहा। नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। फिर उसने धीरे से मेरे घावों पर अपना हाथ रखा। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा सिग्नल गया, जैसे दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा हो। मैं हैरान था। तुम आखिर हो कौन? वो मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, जिसे तूने बचाया था मैं वही हूँ। मैंने जैसे ही राहत की सांस ली, वैसे ही मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। जहाँ जहाँ वो अपनी जीभ फेर रही थी, वहाँ का जख्म पल भर में ठीक हो रहा था। दर्द की जगह एक अजीब सा सुकून आ रहा था। मैं सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मेरे गाल गर्म हो गए। वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। मैं सुंदर हूँ? मैं बिना सोचे बोल पड़ा, हाँ बहुत। वो थोड़ा और करीब आई, तो मेरे साथ रहना चाहता है? मैंने शर्म से सिर झुका लिया। धीरे से बोला, हाँ। वो हंसी और बोली, ठीक है, जब तू बड़ा हो जाएगा मैं तुझसे शादी करूंगी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सच में? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना। उसकी आवाज अचानक सीरियस हो गई। हम दोनों के बीच जो भी है ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए, दादा को भी नहीं। ये हमारा सीक्रेट प्लान है। मैंने तुरंत सिर हिला दिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगली सुबह दादा मेरे जख्म देखकर हैरान रह गए। ये कैसे पॉसिबल है? एक रात में सब ठीक? उनका चेहरा डर से भर गया। ये ठीक नहीं है, तेरे अंदर कुछ घुस चुका है। तभी मेरे चाचा फेंग शुई मास्टर आगे आए। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत बोले, ये बच्चा किसी खतरनाक चीज के कांटेक्ट में है, 3 दिन के अंदर मर जाएगा। मेरी सांस रुक गई। दादा घबरा गए। कोई रास्ता है? चाचा बोले, एक ही प्लान है। दादा ने पूछा, क्या? उन्होंने धीरे से कहा, मृत्यु विवाह, गोस्ट मैरिज। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा बोले, इसे एक मरी हुई लड़की से शादी करवाओ, एक और ज्यादा खतरनाक आत्मा उस स्नेक को दबा देगी। दादा ने गहरी सांस ली। ठीक है, आज रात ही ये काम करेंगे। मैं जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं करनी भूत से शादी। थप्पड़। दादा ने फिर मार दिया। जिंदा रहना है या मरना है, फैसला कर। मैं चुप हो गया, लेकिन धीरे से बोला, अगर शादी करनी है तो मैं खुद लड़की चूज करूंगा। दादा गुस्से में थे, लेकिन चाचा ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, इसे खुद चुनने दो, ये इसका आखिरी चांस है। उस रात मैं और चाचा गांव के बाहर कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवाओं की आवाज, हर तरफ कब्रें ही कब्रें। हम एक एक कब्र देखने लगे। ये शादीशुदा थी, ये बहुत बूढ़ी थी, ये सही नहीं। लगभग 30 से 40 कब्र देखने के बाद आखिर हमें एक सही कब्र मिली। एक 24 साल की लड़की, अविवाहित। चाचा ने एक सेब निकाला, अगरबत्ती जलाई और कब्र के सामने बोलने लगे, कल रात गांव में एक स्पेशल फंक्शन है, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। मैंने भी डरते हुए 3 बार सिर झुकाया, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया मुझे लगा कब्र के पीछे
कोई खड़ा है और धीरे से मुस्कुरा रहा है। मैंने जैसे ही सिर उठाया वो परछाई अचानक गायब हो गई। मैं और चाचा फिर अगली कब्र ढूंढने लगे। पूरी रात में हमने 20 से 25 साल की कई लड़कियों की कब्रों पर माथा टेका। सुबह जब घर लौटे तो आंगन में पूरा स्टेज तैयार था। आज रात गोस्ट फंक्शन होने वाला था। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर पीछे गई और मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो वही थी, वो परी जैसी लड़की जो रात में मेरे कमरे में आई थी। हमारी बात सीक्रेट थी, इसलिए मैं उसे पहचान कर भी अनजान बन गया। मैंने नजरें हटा ली, लेकिन तभी मेरे कान में वही मीठी आवाज आई, अरे बच्चा, मुझे भूला तो नहीं? मैं चौंक गया। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी नजर टेबल पर रखे कागज पर थी जिसमें मेरा नाम और जन्म की डिटेल्स लिखी थी। मैंने धीरे से कहा, मैंने हमारे बारे में दादा को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे एक गोस्ट वाइफ चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा गला भर आया, मुझे बुरा लग रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराई, दादा सही कह रहे हैं, तू अच्छा बच्चा है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। फिर उसने पूछा, डर लगता है भूत से शादी करने में? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। आपको लगता है? वो हंस पड़ी, मुझे भी नहीं। फिर वो थोड़ा झुक कर बोली, अच्छा कोई रिक्वायरमेंट है तेरी फ्यूचर वाइफ के लिए? मैंने शर्माते हुए कहा, बस डरावनी ना हो और थोड़ी सुंदर हो। वो मुस्कुराई, ठीक है। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम लुओ ली है, लेकिन तू मुझे शाओ किंग बुला सकता है? उसने आंख मारी, डर मत, सब कंट्रोल में है। इतना कहकर वो स्टेज की तरफ चली गई। कुछ देर बाद चाचा आए। उन्होंने मुझे समझाया, आज रात जिन जिन फीमेल गोस्ट्स को बुलाया गया है वो सब तुझे देखने आएंगी। जो भी ये जेड रिंग उठाएगी वही तेरी, जिन जिन फीमेल गोस्ट्स को बुलाया गया है वो सब तुझे देखने आएंगी। जो भी ये जेड रिंग उठाएगी वही तेरी पत्नी बनेगी। मैं डर गया। फिर तुझे उसके साथ कमरे में जाना होगा। मैं चिल्लाया, मैं भूत के साथ नहीं जाऊंगा। चाचा ने ठंडी सांस ली, तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं पसीने से भीग गया था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था।